नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका के साथ रिश्तों पर एस जयशंकर की खरी। जयशंकर ने ट्रंप को जमकर सुना डाला। रूस से तेल खरीदने पर दिया करारा जवाब। साथ ही कहा, भारत कभी नहीं कर सकता समझौता। जिनपिंग के न्योते पर इसी महीने चीन जाएंगे पीएम मोदी। 31 अगस्त को एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। उससे पहले इंडिया जापान समिट में भी होंगे शामिल। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मखाना किसानों से मिले राहुल गांधी। तालाब में घुसकर जानी समस्याएं, तो वहीं तेजस्वी यादव पर 2 एफआईआर हुए दर्ज। 130वें संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ ममता बनर्जी का हल्ला बोल। जेपीसी को बताया तमाशा। जेपीसी में शामिल नहीं होगी टीएमसी। अनिल अंबानी के ठिकानों पर रेड। बैंक लोन फ्रॉड मामले में सीबीआई का एक्शन। तो वहीं कर्नाटक से कांग्रेस के विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने किया गिरफ्तार। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ट्रंप को एस जयशंकर के 2 टूक जवाब की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी टैरिफ पर ट्रंप को जमकर सुनाया है। रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को जयशंकर ने पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा कि अगर भारत पर प्रतिबंधों और टैरिफ की दलीलें दी जाती है तो वो दलीलें चीन पर लागू क्यों नहीं होती। जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि भारत से रिफाइंड ऑयल या उत्पाद खरीदना किसी की मजबूरी नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि यदि किसी को भारत से तेल या पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने में दिक्कत है तो वो ना खरीदे। साथ ही ट्रंप के भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम कराए जाने के दावे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान संग बातचीत, व्यापार, किसानों के हित और रणनीतिक स्वायत्तता पर सरकार की रेड लाइन सदैव कायम रहेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत में कुछ मुद्दे हैं। भारत की कुछ रेड लाइंस है, कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसने भारत समझौता नहीं कर सकता। सीधी सीधी चेतावनी दे डाली है जयशंकर साहब ने ट्रंप को। देखिए, ट्रंप को उन्होंने बताया कि सिर्फ हिंदुस्तान परेशान नहीं है। बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीके से वो अपनी प्रेसिडेंसी को चला रहे हैं। जिस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन कंडक्ट होता है, बातचीत के जरिए, उसमें कुछ गोपनीयताएं भी होती है, लेकिन ट्रंप का जो तरीका है वो बिल्कुल ही दुनिया परेशान है उससे। उन्होंने कहा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं झेल रहा, पूरी दुनिया देख रही है। और तो और उन्होंने कहा कि अमेरिका के लोग भी परेशान हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हिंदुस्तान का आज बहुत बड़ा हमला था। और यह हमला इसलिए भी जरूरी था कि बार बार अमेरिका की तरफ से जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, उसका जवाब वो तो देना चाहिए ही। चीन ने भी कहा कि जब तक आप चुप रहोगे तब तक ये बुली वो सीधे रास्ते पे नहीं आएगा। जो मेन आर्गुमेंट जिसके आधार पे 50% टैरिफ हिंदुस्तान के ऊपर लगाया गया है, वो आर्गुमेंट क्या है? वो आर्गुमेंट ये है कि हम रूस से ऑयल खरीद रहे हैं और वो पैसा जो हम रूस को दे रहे हैं, उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के युद्ध में हो रहा है। तो जयशंकर साहब ने कहा कि ये सिर्फ हमें क्यों दोष दे रहे हो, और भी लोग हैं चीन के खिलाफ, तो आप कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। और दूसरी चीज, अगर हम लेकर के आ रहे हैं तो वो ऑयल हम तो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। यूरोप में भी जा रहा है, वो यूरोप के देश खरीद रहे हैं। बिजनेस आप भी रूस के साथ कर रहे हो। और उन्होंने साफ कहा कि अगर आपको लग रहा है कि भाई इतना ही अनएथिकल काम है, हिंदुस्तान से मत लीजिए, और हिंदुस्तान से आप नहीं लेंगे तो क्राइसिस क्रिएट होगा। जयशंकर साहब ने इशारों में कह दिया कि अगर हमारे ऑयल को आप नहीं खरीदोगे तो यूरोपियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की कीमत जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ेगी कि उससे खुद आप परेशान हो जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बात उन्होंने कह डाली कि ये वही अमेरिका है जो अपने आप को कहता है कि प्रो बिजनेस वहाँ पे प्रशासन है और हम बिजनेस कर रहे हैं।
तो उनको आपत्ति हो रही है। हिंदुस्तान ने अपने रेड लाइन को खींच लिया है। हम आपके दबाव में ना आएंगे, ना आपके दबाव में कोई पॉलिसी बनाएंगे, और ना ही हम अपने देश के किसानों और मछुआरों और वो तमाम लोग जो डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके अधिकारों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होगा। जी, तो ट्रंप को सीधा संदेश एस जयशंकर की तरफ से दे दिया गया। साथ ही इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की तारीख सामने आ गई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी पहले जापान के प्रधानमंत्री के न्योते पर 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 से 30 अगस्त तक जापान की यात्रा करेंगे। वहीं अपनी यात्रा के दूसरे चरण में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर चीन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में आयोजित होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम का चीन दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच चीन ने खुलकर भारत का समर्थन किया है, तो पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सर, अब तो ऑफिशियल भी घोषणा हो गई है पीएम मोदी के दौरे की। कितना महत्वपूर्ण है इस बार का चीन दौरा? देखिए, दो तरीके से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने एक तीर से कई सारे निशाने जो है ना आपने साध लिए। अचानक से जापान जाने का प्लान, और पहले आप जापान जा रहे हैं, उसके बाद आप जा रहे हैं चीन। डिप्लोमेसी में ये सारी चीजें मायने रखती है। अब चीन के विदेश मंत्री आए तो हिंदुस्तान से वापस नहीं जा सकते। अगर वो हिंदुस्तान आते और हिंदुस्तान के से वापस चले गए होते तो पाकिस्तान परेशान हो गया होता। एक मैसेज चला गया होता कि चीन हिंदुस्तान से दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। इसलिए वो वहां गए और वहां क्या गुटरगु किया, वापस गए। लेकिन ये सारी चीजें वो मायने रखती हैं। लेकिन पहले आप हिंदुस्तान आए, इसका मतलब तरजीह आपने हिंदुस्तान को दी। अब जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान का रिश्ता है, वैसे ही जापान और चीन का रिश्ता है। किसी जापानीज को आप कह दो चाइनीज तो वो नाराज हो जाता है, और किसी चाइनीज को आप कह दो कोई जापानीज, वो नाराज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसे कहते हैं स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। फॉरेन पॉलिसी हम अपने मन से तय करेंगे। ऐसा नहीं है कि रूस, चीन, हिंदुस्तान एक साथ आ रहा है तो हम आपके पीछे पीछे लाइन में खड़े हो जाएंगे। हम पहले तरजीह देंगे जापान को, ताकि ये हमारी ऑटोनॉमी है। हमने आपको ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान क्यों जा रहे हो, तो आपको भी कोई अधिकार नहीं है चीन को ये कहने का कि आप जापान क्यों जा रहे हो। तो जापान को हमने तरजीह दी। जापान के साथ 2 दिन और बायलैटरल बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स होने वाले हैं। बहुत सारी जापानीज कंपनियां हिंदुस्तान आने वाली हैं, चाइना को छोड़ के। अब उसके बाद वो जा रहे हैं चीन। तो जापान जाकर के चीन को मैसेज दिया और चीन जाकर के वो डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज है कि गलवान के बाद जो भी करवाहट हमारे रिश्ते में आई थी, उसको हम फिलहाल साइड रखेंगे। हम बॉर्डर को लेकर के अभी बिल्कुल कोई भी एग्रेसिव पोस्चरिंग नहीं करेंगे। हमें अभी अमेरिका से टकराना है तो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। हमारी ज़रूरतों को, हमारे नीड्स को चीन पूरा करेगा, चीन की ज़रूरतों को हिंदुस्तान वो पूरा करेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी ये जो ड्रॉ किया है उन्होंने अपनी यात्रा का जो रूपरेखा, उससे पूरी दुनिया को भी शक्ति मिलेगी कि वो ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ ऐसा ही कुछ मैन्यूवर वो कर सके। जी, तो पीएम मोदी के इस दौरे पर पूरी दुनिया भर की नजरें होगी। तो वहीं राहुल गांधी बिहार दौरे पर है। राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आज बिहार के कटिहार पहुंचे। यहां उन्होंने मखाना किसानों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को समझा। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ तालाब में उतरकर मखाना निकालने की पूरी प्रक्रिया को भी देखा। उन्होंने किसानों से पूछा कि मखाना कैसे तैयार होता है, उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यात्रा के दौरान तेजस्वी भी साथ नजर आ रहे
रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ शाहजहांपुर और महाराष्ट्र में मुकदमे दर्ज हुए हैं। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? कभी किसानों से मुलाकात, कभी मदरसा चले जाते हैं। ये मुझे लगता है कि अभी तक ये सीख ही रहे हैं, 55 साल के हो गए हैं। मखाना कैसे निकलता है, मखाना कहाँ उसका उपज होता है, कैसे उसका प्रोसेस होता है, अगर आपको ये सब जानकारी नहीं है तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। अभी तक आप एजुकेशनल टूर पे ही निकले हुए हैं कि हाँ आपकी क्या क्या समस्याएं हैं। अरे नेता वो होता है कि उनकी समस्याओं को पहले से जानता हो, उसका इलाज भी जानता हो। अभी तक आपको समस्या ही नहीं मालूम था, आप चले गए वहाँ पे। दूसरी परेशानी ये है कि जो मुंगेर में उन्होंने वो खनका जाकर के जो मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश की और कोई मंदिर नहीं गए। एक तस्वीर आई है मुंगेर में, उन्होंने स्पेशली एक वहाँ पे एक बड़ा फेमस स्कूल है, नोटर डेम क्रिश्चियन स्कूल है, उसके प्रिंसिपल से जाकर के मिल रहे हैं। बड़ा अच्छी तस्वीर भी आई है। आप करना क्या चाह रहे हो? अब मसला इसलिए फंस गया है क्योंकि ये कटिहार गए और कटिहार में ये जहां जा रहे हैं वहां जो ओवैसी के समर्थक है, मुस्लिम समुदाय जिनकी वोट के लिए यात्रा किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन के अंदर ओवैसी को भी शामिल करो। अगर आप शामिल नहीं करोगे तो वोट बटेगा। ये वही इलाका है जहां पर 5-5 सीटें पिछले चुनाव में ओवैसी जीत चुके थे। वो बाद में फिर भाग के सब लोग आरजेडी चले गए, लेकिन वहां पे वो पॉपुलर हैं और इसलिए ये जो यात्रा दिन ब दिन जो आगे बढ़ रही है उससे कोई पॉजिटिव इन्वायरमेंट महागठबंधन के लिए, आरजेडी के लिए। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव कहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा थे, वो राहुल गांधी के ड्राइवर बन गए हैं। राहुल गांधी लेट से आते हैं, राहुल गांधी के साथ साथ वो पिछलग्गू नेता बन गए हैं राहुल गांधी के, जबकि उनको लीड करना चाहिए था। तो कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। और जहां तक जानकारी आ रही है, आपने कहा कि 2 जगह एफआईआर दर्ज किया गया है, राहुल गांधी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगा क्योंकि वो जहां जा रहे हैं मोदी जो है वोट चोर है, मोदी वोट चोर, मोदी वोट चोर। आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको कोर्ट्स में जाकर के माफी मांगनी पड़ेगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने की रूपरेखा तय करने वाले 3 विधेयकों पर जमकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं। विरोध के बीच में ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया। दरअसल विधेयक पर विचार के लिए गठित जेपीसी को ममता बनर्जी ने तमाशा करार दिया और कहा है कि वो इसमें अपना कोई सदस्य नहीं भेजेगी। विरोध करना, बयान देना तो अलग बात है, लेकिन वो कह रही है कि उनका कोई भी सदस्य जेपीसी में नहीं होगा। देखिए, ममता बनर्जी को हकीकत मालूम है कि उनके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वक्फ के ऊपर भी जेपीसी बनी, क्या हो गया? जेपीसी का प्रारूप ही ऐसा होता है कि उसमें जो पार्टी सत्ता में होती है उनकी संख्या ज्यादा होती है। राहुल गांधी ने जेपीसी को भी पॉलिटिकल बना दिया। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, जेपीसी है, ये बेसिकली पहले ये पॉलिटिकल नहीं होती थी। आप बाहर जो आपको स्टेटमेंट देना है, पार्टी लाइन लेनी है, वो अलग कहानी है। लेकिन जेपीसी के अंदर बहुत ही सीरियस और हर कानून के न्यूएंसेस को लोग पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके वहां डिस्कस करके किसी सॉल्यूशन पे आते थे। अब सबसे बड़ी चीज क्या है? ये तो अपने आप में शर्मनाक है कि सरकार को इस तरह का कानून लेकर के आना पड़ रहा है कि तुम जेल गए तो तुमको इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब मोरालिटी तुम लोगों ने बिल्कुल गर्त में डाल दिया कि हम जेल में रहेंगे फिर भी हम हटेंगे नहीं, भ्रष्टाचार करेंगे, जेल जाएंगे, लेकिन हम हटेंगे नहीं। ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार। एक काम कर लेते हैं फिर, ये तमाम लोग, चाहे वो पत्रकार हो, टीवी चैनल वाले हो, लेख लिखने वाले हो, कमेंटेटर हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, जो ये कह रही है कि ये जो कानून है वो गलत है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। इस देश में एक ही कानून चलेगा ना, नेताओं के लिए अलग कानून और सरकारी मुलाजिम लोगों के लिए अलग कानून। कोई चपरासी किसी चीज के लिए जेल चला जाता है, उसे 1 दिन के अंदर सस्पेंड किया जाता है। आपको 30 दिन दिया जा रहा है, फिर भी आपको चैन नहीं मिल रहा। यह संविधान आप लेकर के जो घूम रहे हो, ये संविधान पढ़ता कोई नहीं है क्या? तो ये तो शर्मनाक चीजें हैं।
ममता बनर्जी अपना फेस सेविंग कर रही है। वो राजनीति इस हिसाब से करे कि देखिए हम इसमें शामिल नहीं होंगे। भाई आपके शामिल होने या ना होने से क्या होगा, और शामिल होकर के करोगे भी क्या। पिछले बार वक्त के जेपीसी में आप शामिल हुए, वो आपका वो कल्याण बनर्जी वो बॉटल फोड़ रहा है, वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। तो ये अच्छा है, आप मत आइए, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपका सारा कंसंट्रेशन बंगाल में कैसे फिर से सरकार बनाना है उसी के ऊपर है। तो राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर आपको बिल्कुल चुप ही रहिए तो वो बेहतर है। देश कम से कम टाइम लोगों का बर्बाद नहीं होगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। ईडी सीबीआई इन दिनों जबरदस्त एक्शन में है। अनिल अंबानी पर तलवार लटक रही है। दरअसल ईडी के बाद अब सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी से जुड़े स्थानों की तलाशी ली। सीबीआई सुबह 7 बजे ही अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी करने पहुंच गई। तो दूसरी तरफ कर्नाटक के चित्रदुर्ग से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने सिक्किम से गिरफ्तार किया है। केसी वीरेंद्र पर अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का आरोप है। ईडी को रेड में 12 करोड़ रुपए कैश, 6 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण, 10 किलोग्राम चांदी के सामान और प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं। ईडी ने 4 गाड़ियां भी जब्त की है। लगता है अब ईडी और सीबीआई फुल फॉर्म में आ गई हैं। देखिए बिल्कुल फुल फॉर्म में होना ही चाहिए। ईडी का काम क्या है, इसी तरह के भ्रष्टाचारियों को पकड़ो। माहौल खराब कर रखा है, कैसीनो चला रहे हैं, ऑनलाइन बेटिंग चला रहे हैं, ऑफलाइन बेटिंग चल रहा है। मतलब जुआरी बनाओ इस देश के लोगों को, और ये एमएलए भी है। अब ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि जो 12 करोड़ रुपए नोटों का पहाड़ वहां जो कैश मिला है वो दरअसल बिहार ट्रांसफर होने वाला था, चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए। अब आपके लोग घर में 12-12 करोड़ रुपए कैश में रखेंगे, ईडी एक्शन लेगी तो यहां पे सब चिल्लाएंगे। ये राहुल गांधी, तो ये केजरीवाल, ये ममता, ये तेजस्वी, ये सारे लोग क्या कहते हैं, ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा। अरे सही इस्तेमाल है ये। किसी के घर में रेड पड़ने के बाद 12 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है। और आप कहते हो कि भाई नहीं, दोस्त यारों को, अडानी को, अंबानी को छोड़ा जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी इस खबर को देख करके खुश हो गए, चलो भाई सीबीआई भी अच्छा काम कर रही है। अंबानी जो है वो 2000 करोड़ रुपए का लोन लेकर के वो उसको खाने के चक्कर में था, एसबीआई ने कंप्लेन किया, सीबीआई ने एक्शन लिया। तो भ्रष्टाचार को खत्म करना और बिना किसी का चेहरा देखे हुए, ओहदा देखे हुए, उसका बैकग्राउंड देखे हुए इस तरह की कार्रवाई होती है तो ये स्वागत योग्य है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।